हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो गाइस, मैं अब यहाँ पर सेकंड यूनिट जो है लेकर आई हूँ और फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड की है। अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, बिल्कुल डीपली, और एक एक टॉपिक को क्लियर किया है वहाँ पर। आप चाहे तो जो है सिलेबस उठाकर देखिए और देखिए कि एक एक पॉइंट मैंने वहाँ पर क्लियर किया है। और जिन्होंने भी क्लास को अटेंड नहीं किया है तो प्रीवियस क्लासेस देखे अपना रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट करें। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आज कल की क्लास में पहले पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा कि स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, ठीक है। जो रिसर्च होता है, जो अनुसंधान होता है, उसके चरण कौन कौन से होते हैं, वो 8 चरण हमने अच्छी तरीके से पढ़े थे, ठीक है। आज थोड़ा उससे आगे चलेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। डेली क्लासेस हो रही है, आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, देखिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। क्लास होने के बाद वहां पर पीडीएफ अपलोड किया जाता है, सो आपको पीडीएफ की भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश वहां पे दोनों तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो 100% फ्री है क्लासेस। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें, ठीक है। यहाँ पर चैनल का लिंक भी दिया गया है जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे आपको गोल्डन इरा वाला जो बैच है उसे ज्वाइन करना है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है, रिसर्च की भी क्लासेस हो चुकी है। अभी हमारी रिसर्च वाली यूनिट ही चल रही है क्योंकि रिसर्च अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे हम करेंगे। और बाकी आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। राधे ज्योति नाम से फेसबुक आईडी है, वहां पर स्टडी टीचर का लोगो लगा होगा, सो आपको पता चल जाएगा और आप वहां पर भी कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। गोल्डन इरा वाला बैच आपको करना है। तो चलिए यूनिट सेकंड की बात करते हैं। हमारी यूनिट जो है सेकंड चल रही है, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान योग्यता। यस, अनुसंधान योग्यता, ये तो आपको पता ही है कि पुनर्खोज करना, रिसर्च करना मतलब पुनर्खोज करना दोबारा से किसी चीज पे जिसमें ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, उसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो यहाँ पर, तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं, कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा रिसर्च का है, जिसमें हमने मीनिंग, टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म अप्रोचेस जो है वो दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए थे। मेथड ऑफ रिसर्च जो है, मैंने टाइप्स के अंदर ही आपको अलग अलग टाइप के मेथड्स करवाए, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे मेथड्स आपको ऑलरेडी मैं टाइप्स में कवर अप कर चुकी हूँ। स्टेप ऑफ रिसर्च हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्टेप ऑफ रिसर्च हमारे 8 स्टेप होते हैं, कैसे आप किसी प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई भी व्यक्ति विशेष के ऊपर अनुसंधान करना चाहते हो तो उसके लिए आप पूरी तरीके से अनुसंधान का टॉपिक चूज करते हो, फिर उसके प्रति आप अच्छी तरीके से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप अच्छी तरीके से अपना एक ऑब्जेक्टिव फाइनल करते हो। एक मेन ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका जो है सब ऑब्जेक्ट होता है, फिर आप वो फाइनल करते हो, फिर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो आप उसके प्रति, और फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो और उसी से आपको एक न्यू कंट्रीब्यूशन मिल जाता है और न्यू कंट्रीब्यूशन ही आपकी यहाँ पर रिसर्च कहलाती है। इस तरीके से आप 8 स्टेप करते हो। लास्ट स्टेप में आप एक जो है एक प्रपोजल रेडी करके, एक जनरलाइजेशन करके लास्ट स्टेप में आप एक रिपोर्ट रेडी करते हो, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट उसे कहा जाता है। उस रिसर्च रिपोर्ट में आप टाइटल डालते हो, टेबल ऑफ कंटेंट डालते हो, जो है एक्नॉलेजमेंट डालते हो, इंट्रोडक्शन डाल देते हो, पूरा सारा कुछ आप वहां पर जो है डालते हो। वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए आज हम जो है थेसिस पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल राइटिंग पढ़ने वाले हैं। थेसिस क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम इसको करते हैं, एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंस, स्टाइल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें ये डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चौथे पॉइंट को आज हम कवर अप करेंगे अपनी इस क्लास में। चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं। तो आज का टॉपिक है थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग।
थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में क्या फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट क्या होगा हम इसे समझेंगे कि फॉर्मेट किस तरीके का होता है। एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंस, स्टाइल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, स्टाइल ऑफ रेफरेंस होता है संदर्भ की शैली, हिंदी में कहा जाता है इसको संदर्भ की शैली। तो संदर्भ अनुसंधान में संदर्भ की शैली किस प्रकार की होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में यहाँ पर क्या, रेफरेंस का मतलब रेफर करना। अब यहाँ पर रेफरेंस देना किसी का, मान लीजिए क्योंकि आप किसी टॉपिक के प्रति कोई भी जो भी आपका टॉपिक है उसके प्रति आप क्या कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो। तो अनुसंधान के लिए आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो वो इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो। बाय लिटरेचर रिव्यू पढ़ा था ना आप लोगों ने, उसमें आप कहीं से भी जो है किसी रिसर्चर ने उसके प्रति रिसर्च कर रखी है, आपने उसका जो है वहां से पढ़ा, या कहीं से आपने कोई चीज ली, या कहीं से आपने कोई स्टेटमेंट लिया, कोई थॉट लिया, कुछ भी आप कहीं से भी ले रहे हैं अदर के उससे, उसका रेफरेंस देना बड़ा जरूरी है। देखिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा अनुसंधान में कि आप अगर किसी की कोई चीज उठाते हो, क्योंकि किसी ने बहुत मेहनत से अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट रेडी की है, उसने बहुत खोज किया होगा, बहुत उसने हिस्टोरिकल चीजें फाइंड आउट की होगी, तो उसने अपनी मेहनत से उस चीज को खोजा है। आप अगर उसे ले लेंगे, अगर आप उसे चुरा लेंगे और मेंशन भी नहीं करेंगे उसका नाम, तो ये एक तरीके से प्लैगरिज्म हो जाएगा, मतलब साहित्य की चोरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको साहित्य की चोरी नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि जिसका भी आपने कोई भी चीज उठाई है, या कोई भी किसी की लिटरेचर रिव्यू से कुछ ना कुछ लिया है, उसमें आपने उसका नाम मेंशन करना है कि मैंने यहाँ से लिया है, ये पब्लिकेशन है, ये सारी डिटेल्स अब आगे आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही आपका थेसिस और आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में आता है कि आप स्टाइल ऑफ रेफरेंस कैसे करते हो, किसी व्यक्ति को आप रेफरेंस कैसे देते हैं। यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं, इसको जरा थोड़ा समझते हैं। द रेफरेंसिंग स्टाइल इज अ सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पर एक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है अगर आप एक अनुसंधान कर रहे हैं। एंड यू नो टू एक्नॉलेज द थॉट्स, आइडियाज एंड वर्क्स ऑफ अदर, यहाँ पर आप किसी के विचार, थॉट्स हो गए, आइडियाज हो गए किसी के, ठीक है, और किसी का काम किया हुआ, किसी दूसरे का काम किया हुआ, अदर्स का, इन अ पर्टिकुलर वे, किसी ने किसी तरीके से कुछ खोज कर रखी, रिसर्च कर रखी है, आपने उसके आइडिया को लिया, आपने उसके थॉट्स को लिया, आपने उसका जो काम था वो आपने अपने रिसर्च में डालने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको अपना एक रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको उसका नाम डालना पड़ेगा, आपको उसका मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। रेफरेंसिंग स्टाइल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रेफरेंस करना, ठीक है, रेफरेंस करना, संदर्भ की शैली, मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति को यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, किसी का थॉट लिया है, किसी का आइडिया लिया, किसी का वर्क लिया है, तो आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपने किसी और की उठाई है और आपको उसका नाम मेंशन करना है, सिंपल सी चीज। रेफरेंसिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल, यहाँ पर इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या रोल होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग, यहाँ पर एक सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब, आप अपने से ही कुछ भी नहीं लिख डालेंगे, आप अपने से अपनी लैंग्वेज नहीं लिख डालेंगे वहां पर, आपको कुछ एक रूल जो रेगुलेशंस होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको अनुसंधान में चलना पड़ता है। आपको किस शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे शब्दों को आपका चयन करना है, वो सब चीजें यहाँ पर बड़ी मैटर करती है। तो एक अकेडमिक जो राइटिंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एक अपना अनुसंधान रेडी करते हैं। सेकेंड चीज, अवॉइडिंग करना यहाँ पर प्लैगमरिज्म को। प्लैगमरिज्म क्या होता है, प्लैगरिज्म होता है साहित्य की चोरी करना। प्लैगरिज्म का मतलब यहाँ पर यही है कि मान लीजिए आपने किसी का कोई चीज उठाया, कोई रेफरेंस किसी का लिटरेचर रिव्यू में से आपने कोई लाइन उठा दी, ठीक है, कोई स्टेटमेंट आपने उठा दी, ठीक है, आप अब उस स्टेटमेंट को अपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में डाल रहे हैं। तो आप तो रिसर्च कर रहे हैं ना, आप तो अभी खोज कर रहे हैं, आपने किसी पुरानी चीज में से उठाकर उसकी रिसर्च को चोरी किया है, और आपने उसका वर्णन भी नहीं किया, आपने वहां पर डिस्क्राइब भी नहीं किया कि आपने कहां से उठाया है या आपने किसका यहाँ पर रेफरेंस उठाया है। तो अगर आपकी रिसर्च रिपोर्ट बाद में वो देखेगा तो वो जाहिर सी बात है बोलेगा कि यार इसने तो मेरी चीज उठाई हुई है, इसने तो पूरा डिट्टो मेरा ही छापा हुआ है, कॉपी किया हुआ है बिल्कुल। तो वहां पर जो है, वहां पर क्लैशेस हो जाएंगे, वहां पर आप एक तरीके से जो आपकी अनुसंधान है ना वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, आपका अनुसंधान वो नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने वो चोरी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको साहित्य की चोरी नहीं करनी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी का कोई चीज उठाते हो, कोई चीज उठाते, तो आपको वहां पर उसका रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उसका नाम मेंशन करना है, आपका पब्लिकेशन का नाम, आपका पेज नंबर, अपना A to Z जो फॉर्मेट होता है वो आपको वहां पर मेंशन करना है अपने अनुसंधान में, ठीक है। की टू योर असाइनमेंट
एंड रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अनुसंधान जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप असेसमेंट कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, वो आपकी एक पूंजी है, वो आपकी खुद की बनाई हुई पूंजी है। आपने कहीं से डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बाद में आप उसमें हाइपोथेसिस क्रिएट करके एक न्यू चीज जनरेट कर रहे हो, एक न्यू चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपकी एक पूंजी कहलाएगी कि ये आपने खुद किया है, इट सेल्फ से किया है, खुद किया है आपने यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और का कॉपी एंड पेस्ट मार देंगे तो यहाँ पर वो चीज जो है प्लैगरिज्म में आ जाएगी कि आपने किसी के साहित्य की चोरी कर ली, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और कुछ यहाँ पर टू मोस्ट कॉमनली जो है गाइडलाइंस होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो गाइडलाइन कौन कौन सी होती है? दो तरीके होते हैं, दो स्टाइल होते हैं, सिंपली कहूं दो स्टाइल होते हैं करने के, जब हम किसी को रेफरेंस करते हैं। मतलब अगर कहीं से हमने कोई चीज उठाई है, उसको अगर हमें रेफरेंस करना है तो दो तरीके से हम रेफरेंस करते हैं। एक होता है एमएलए, एमएलए ये दूसरा आपका लेजिस्लेचर वाला एमएलए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमएलए है ये क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जो एमएलए है उसकी तरीके से जब हम किसी को रेफरेंस करते हैं तो साइटेशन एक अलग तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो एपीए है, एपीए मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जब वो किसी चीज को या किसी को रेफरेंस करता है तो उसका एक स्टाइल जो होता है वो अलग होता है, उसका साइटेशन वो एक अलग तरीके से यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पर जो एमएलए की गाइडलाइन है दैट इज बिब्लियोग्राफी टू बी कॉल्ड वर्क साइटेड। इसका जो बिब्लियोग्राफी होता है उसका जो मेन ऊपर हेडिंग होता है ना, वहां पर वर्क साइटेड लिखा हुआ आता है। लेकिन जो एपीए होता है उसमें वर्क साइटेड नहीं, वहां पर रेफरेंस लिखा हुआ आता है। ये आप आगे देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इधर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एपीए आर्टिकल फ्रॉम अ डाटाबेस। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऊपर हेडिंग में दिख रहा है ना, रेफरेंस लिखा हुआ है। तो ये एपीए का सिस्टम है, ठीक है। ये एपीए का सिस्टम है, अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसका जो स्टाइल है लिखने का, जब आप किसी को रेफरेंस कर रहे हो तो वो इस तरीके से लिखता है। यहाँ पर क्या करता है वो रेफरेंस में, जैसे स्टीफन, स्टीफन मतलब यहाँ पर जो है ऑथर का नाम जो है वो लिखा जाता है, लेकिन पिछला बैक वाला जो नेम होता है ना वो यहाँ पर पब्लिकेशन में आता है। यहाँ पर जो उसका पिछला नेम होता है वो आता है, जैसे कि मेरा नाम है राधे ज्योति, तो यहाँ पर ज्योति जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। और जो राधे होगा ना उसका ओनली आर आएगा, मतलब उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर शुड भी यहाँ पर जो है लिखा जाता है। पब्लिकेशन डेट लिखी जाएगी, आर्टिकल टाइटल लिखा जाएगा, जर्नल टाइटल लिखा जाएगा, पेजेस किस पेजेस से आपने उठाया है, मतलब आपने जहां से भी कोई चीज उठाई है वो उसकी कौन सी बुक थी, उस बुक का नाम, उसका पब्लिकेशन का नाम, उसका जो भी एडिटर है उसका नाम हो गया, और वो कौन से पेज नंबर से उठाया है वो मेंशन करना है, कौन से डेट को उठाया है वो मेंशन करना है, सारा कुछ जो भी डाटा नेम है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। ऑथर का नाम क्या था, आर्टिकल टाइटल क्या था, जर्नल डेट क्या थी, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करना है आपको रेफरेंस में, जब आप एपीए रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस तरीके से देखिए ध्यान से, अब एपीए ऑनलाइन मैगजीन साइटेशन, किस तरीके का साइटेशन यहाँ पर यूज किया जाता है, मतलब साइटेशन यहाँ पे किस तरीके का जो है स्टाइल यहाँ पर जो है यूज किया जाता है। साइटेशन का मतलब होता है मेंशन करना किसी को, है ना। साइटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? मेंशन करना। आप जब किसी व्यक्ति की कोई चीज उठाइए उसको यहाँ मेंशन कर रहे हो, उसको साइटेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एपीए में जब आप साइटेशन करते हो, मतलब मेंशन करते हो किसी को, तब आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसका लास्ट नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप उसका लास्ट नेम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया राधे ज्योति है तो ज्योति आप पहले लिखेंगे, राधे का सिर्फ आर लिखेंगे, फिर आप उसका फर्स्ट इनिशियल लिखोगे, मतलब पहला वर्ड जो है लेटर लिखोगे, एंड देन आपकी पब्लिकेशन डेट में आप ईयर मंथ और डेट सब मेंशन करोगे। फिर आर्टिकल टाइटल का नाम लिखेंगे, जो भी आपका आर्टिकल टाइटल रहा होगा उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। पब्लिकेशन कौन सी मैगजीन में पब्लिकेशन हुआ था या कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हुआ था, जहां पर भी पब्लिकेशन हुआ था वहां पर वहां का मेंशन करोगे आप। और अगर आपके पास उसकी कोई वेबसाइट है या कुछ भी है तो यूआरएल भी आप वहां पर नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का साइटेशन आप जो है एपीए में करेंगे। सिंपली इतनी सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, जो भी लोग आगे रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकियों को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का रेफरेंस दिया जाता है, किस तरीके से साइटेशन दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एमएलए, जो एमएलए है, ठीक है, एमएलए है यहाँ पर,
उसका कैसे, जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है उसका किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। तो लास्ट नेम देखिए, यहाँ पे लास्ट नेम, जैसे मेरा राधे ज्योति है तो ज्योति मेरा लास्ट नेम है, तो आप वहां पर वो मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट नेम में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम में आपका जो है राधे आ जाएगा, तो वो बाद में मेंशन आएगा। ओके उसके बाद आपने जो है टाइटल ऑफ ऐसे, जो भी आपका टाइटल ऑफ ऐसे वो डाल दिया, टाइटल ऑफ कलेक्शन डाल दिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एडिटर या एडिटर का जो नेम होता है वो डाल दिया। यहाँ पर पब्लिशर का नाम, पब्लिशर कब हुई थी वो देख लिया, ईयर कब, कौन से ईयर में हुई थी, और पेज रेंज ऑफ एंट्री कहाँ पर कहाँ से लिया है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर देते हैं। तो ये पूरा साइटेशन का एग्जाम्पल आपको दिया है जो एमएलए में होता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे उसमें हम सिर्फ वन लेटर ही यूज कर रहे हैं आगे वाला, है ना, फर्स्ट लेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर नाम लिख रहे हो दोनों में, तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर है दोनों के चीजों में। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को, चलिए यहाँ पर आ ही जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो एपीए स्टाइल यहाँ पर देखेंगे जरा, एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल, अब दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए एपीए जो स्टाइल होता है, एपीए स्टाइल में क्या होता है ठीक है, अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, इट इज यूज्ड इन सोशल साइंस। इसका जो यूज किया जाता है ना वो सोशल साइंस वाले, जब आप सोशल साइंस से रिगार्डिंग कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी सोशल साइंस से रिगार्डिंग आपका कोई टॉपिक है या कुछ है, तब आपने जब रेफरेंस देना तो आपने एपीए स्टाइल का ही रेफरेंस देना है। एपीए स्टाइल में ही आप रेफरेंस की, जो भी मैंने आपको पीछे बताए हैं कि किस तरीके से आपको रेफरेंस देना है, साइटेशन लगाकर, वो साइटेशन किस तरीके से आपने मेंशन करने, वो सब यहाँ पर आप देखेंगे। तो सोशल साइंस से रिलेटेड चीजें होगी तो आप एपीए स्टाइल में देंगे, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होगी, मतलब कोई भी आप बीए कर रहे हैं या आप जो है उससे रिगार्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये कि कोई सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरीके से आप ह्यूमैनिटी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप उनमें अनुसंधान करते हो तो आप एमएलए के स्टाइल से जो है उसे मेंशन करोगे, रेफरेंस करोगे, साइटेशन दोगे। ओके, अब यहाँ पर एपीए में क्या होता है, सेकंड पॉइंट है एपीए में द टाइटल इज एन इटैलिक। टाइटल जो है इटैलिक में होता है, इटैलिक में बस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा होता है इटैलिक में, एंड ओनली द मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स आर पुट इन अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर क्या होता है, इटैलिक में भी लिखा होता है और एपीए स्टाइल में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना उन्हीं को ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बाकी सभी लेटर्स को, बाकी सभी चीजों को यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। लेकिन एमएलए में क्या होता है, एमएलए में द टाइटल इज अंडरलाइन, इसमें जो टाइटल होता है ना वो बिल्कुल अंडरलाइन होता है, एंड ऑल जो मेजर वर्ड्स आते हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे कैपिटल्स में होते हैं। वहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेजर वर्ड्स जो होते हैं वही कैपिटल में होते हैं, मतलब बड़ी एबीसीडी में होंगे। अब यहाँ पर एपीए स्टाइल में क्या होता है, एपीए स्टाइल में द सोर्स पेज इज टाइटल एज रेफरेंस। यहाँ पर जो सोर्स पेज होता है ना उसमें रेफरेंस लिखा हुआ आता है, कहां पर, एपीए स्टाइल में, एपीए स्टाइल में। लेकिन एमएलए स्टाइल में क्या लिखा होता है, वर्क साइटेड लिखा हुआ आता है। क्या लिखा आता है, वर्क साइटेड लिखा आता है। क्लियर है, इसको मैं आपको पीछे दिखाती भी हूं। ये देखिए यहां पर आप एपीए स्टाइल में देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये केस में है, एपीए स्टाइल में है। लेकिन अगर यही चीज एमएलए स्टाइल में होगी तो किस तरीके की होगी, रेफरेंस को हटाकर यहाँ पर क्या लिखा आएगा, वर्क साइटेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, समझ जाइए आप। अब टाइप करूंगी पूरा हिल रहा है। ठीक है, इसमें रेफरेंस लिखा हुआ आएगा और एमएलए में यहां पर। नेक्स्ट देखिए, हेयर ओनली द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर इज यूज। यहां पर जो एपीए स्टाइल है उसमें जो लास्ट नेम होता है ऑथर का वही यूज किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट जो नेम होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक लेटर ही यूज किया जाता है। तो पीछे वाला जो बैक नेम है, मतलब जो सर नेम होता है, वो यहाँ पर पर्टिकुलर यूज किया जाता है ऑथर का। बट एमएलए में ऐसा नहीं होता, एमएलए हेयर इज अ फुल नेम, यहाँ पर पूरा नेम यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, डिफरेंस भी बताया था।
एपीए स्टाइल में क्या होता है, एपीए स्टाइल में ऑथर नेम, ऑथर का नाम होता है, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन होता है, इट इज यूज इन अ टेक्स्ट साइटेशन, यहाँ पर टेक्स्ट में बिल्कुल टेक्स्ट में जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर साइटेशन करके ऑथर का नाम और उसकी पब्लिकेशन का नाम लिखा जाता है। लेकिन एमएलए में क्या होता है, इट इज अ ऑथर नेम, यहाँ पर ऑथर नेम होता है एंड पेज नंबर लिखा होता है, ऑथर का नाम और पेज नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। नेक्स्ट क्या है, जो एपीए स्टाइल होता है ना उसमें आप कॉमर्स का यूज करते हो इन अ टेक्स्ट साइटेशन, जो टेक्स्ट साइटेशन होता है उसमें आप कॉमर्स का यूज कर सकते हो, लेकिन जो एमएलए स्टाइल होता है ना यहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉमर्स का यूज नहीं किया जाता, नो यूज ऑफ कॉमर्स। ओके, यही डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस से रिगार्डिंग किसी प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं तो आप एपीए स्टाइल में ही रेफरेंस देंगे अपनी रिसर्च रिपोर्ट में। ओके, और अगर आप ह्यूमैनिटी रिगार्डिंग किसी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं तब आप एमएलए स्टाइल में रेफरेंस देंगे और जो है अपने अनुसंधान में। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे थेसिस क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है। देखिए, थेसिस और आर्टिकल में थोड़ा डिफरेंस होता है। थेसिस क्या होता है, थेसिस आप कब रेडी करते हैं, देखिए थेसिस आप कब बनाते हैं, जब आप पीएचडी कर रहे होंगे, कोई बड़े लेवल में आप जो है आ जाते हैं, है ना। जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको बोलते हैं कि चलो थेसिस बनाइए, है ना, रिसर्च कर रहे हैं आप लोग, है ना, रिसर्च कर रहे हैं आप लोग, तब आपको बोलते हैं थेसिस बनाइए, तब आप एक अपनी थेसिस बनाते हैं, है ना। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल सिंपली आर्टिकल होता है जिसमें आप ऑलरेडी किसी ने रिसर्च कर रखी है, किसी टॉपिक के प्रति किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, आप सिर्फ उसमें एड ऑन करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, उसे आर्टिकल कहा जाता है। थोड़ा सा इधर देखेंगे तो यहाँ पे थेसिस के कुछ अलग पर्पस होते हैं, आर्टिकल के कुछ अलग होते हैं, ऑडियंस कुछ अलग होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट अलग होते हैं, इंट्रोडक्शन अलग होता है, लेंथ, मटेरियल, डिस्कशन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स, यहाँ पर सब अलग अलग तरीके से होते हैं। वो क्या डिफरेंस होते हैं वो यहाँ पर समझेंगे। पहले बात पर्पस की बात करते हैं। जब हम पर्पस की बात करते हैं तो थीसिस में हम थीसिस का जो उद्देश्य होता है वो क्या उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे द पर्पस इज एजुकेशन एज इट इज शोज हाउ मच अ पर्सन नो। यहाँ पर क्या होता है थीसिस में, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी नोन हो, बिल्कुल आप किसी चीज के प्रति आप रिसर्च कर रहे हो यहाँ पर, तो आप जब उसके प्रति रिसर्च करते हो तो आप यहाँ पर उसी तरीके से आगे आगे खोज करते हो, नई नई चीज क्रिएट करोगे और जो है अपनी थीसिस रेडी करोगे, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया होता है उसके प्रति आप यहाँ पर क्या करते हो, जानकारी इकट्ठी करते हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ पर ली जाती है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, आपने जो भी अनुसंधान का टॉपिक उठाया है उसके प्रति आप यहाँ पर अच्छी तरीके से और जानकारी इकट्ठी करके थीसिस रेडी करते हैं। आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में द पर्पस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनहांस क्रिएटिविटी एंड द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड। यहाँ पे ऑलरेडी जो है किसी ने रिसर्च कर रखी है, मतलब कोई भी आप जैसा मैं हूँ, कोई भी है, हम लोगों ने किसी टॉपिक के प्रति या कोविड के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में क्या काम होता है, आर्टिकल में ऑलरेडी जिस टॉपिक के प्रति रिसर्च कर रखी है उसके प्रति हम कुछ न्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं कि अब हम इसमें एक न्यू मेडिसिन बनाना चाहते हैं, हम एक न्यू चीज करना चाहते हैं, तो वो एक न्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ जाता है और वो आर्टिकल में होता है। इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पर आगे ऑडियंस पे क्या आ जाता है, यहाँ पर जो थेसिस होती हैं, थेसिस को चलाने, देखिए ये जो चीज होती है या ये जो मैंने पीछे आपको फॉर्मेट बताया, ये फॉर्मेट आपको कहीं से देखना नहीं है, ये जब आप रिसर्च करते हैं ना, अनुसंधान करते हैं, तब आपको ऑलरेडी जो भी आप जहां से अनुसंधान कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से या जहां से भी आप कर रहे हैं, वो आपको ये फॉर्मेट देते हैं, वो आपको ये सब चीजें बताते हैं, ये चीजें ऑलरेडी आपको होते हैं, बल्कि बकायदा आपको गाइडलाइन करने वाले भी यहाँ पर होते हैं, जो आपको हर एक टाइम पर आपको बताते रहेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कहाँ से कैसे अनुसंधान करना आपने खुद ही है, लेकिन गाइड करने वाले आपको यहाँ पर होते हैं। उसी तरीके से जब थीसिस आप रेडी करते हो, मतलब आप पीएचडी कर रहे हो, उसके बाद आप पीएचडी करते के दौरान आप थीसिस रेडी करते हो, तब यहाँ पर एजुकेशनल कमेटीज होती है एंड प्रोफेसर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर अ पर्सन इज अ वर्दी ऑफ डिग्री, कि मतलब अगर कोई इसके प्रति थेसिस रेडी कर रहा है और वो थेसिस कितनी अच्छी रेडी कर रहा है या कैसे कर रहा है, तो क्या उसे डिग्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिग्री भी चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये एजुकेशनल जो कमेटीज होती है, प्रोफेसर्स होते हैं, ये आपको डिग्री देते हैं अगर आप एक अच्छी थेसिस, एक अच्छी रिसर्च करके देते हैं उन्हें। आर्टिकल में ऐसा क्या होता है, आर्टिकल में होता है तो पर्सन में लुक अप बिफोर अ साइंटिस्ट
और अब फर्दर रिसर्चर। आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में जो जैसे साइंटिस्ट हो गए, ये सब साइंटिस्ट हो गए या टीचर्स हो गए, हम जैसे प्रोफेसर्स हो गए, है ना, तो क्या होता है, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर जो है चीज को मतलब उस चीज के प्रति यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन और ज्यादा ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज ऑलरेडी हो रखी है, आप साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ऑलरेडी जो है कोविड के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर वो एक न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो न्यू एड ऑन करनी होती है ना, वो काम आपका आर्टिकल के अंदर होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है कि जो थेसिस होती हैं दैट इज लॉन्गर अबव 500 वर्ड्स। यहाँ पर जो थेसिस होती है वो 500 वर्ड से ऊपर भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, ठीक है। बट जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल शॉर्टर अप इन 150 टू 250 वर्ड्स। यहाँ पर आर्टिकल जो है 150 से 250 वर्ड्स के अंदर अंदर ही आपको जो है लिखना होता है या यहाँ पर बताना होता है, जो भी आपके किसी चीज के प्रति आपने ऑलरेडी जो है रिसर्च हो रखी है, आपने सिर्फ उसमें ऐड ऑन करना है, तो आप यहाँ पे कम शब्दों में ही उसको बताएंगे। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या आता है, इंट्रोडक्शन में जो थेसिस होती है ना उसको मोर डिटेल में लिखा जाता है, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं और आप किसी चीज के प्रति रिसर्च यहाँ पर करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फुली नॉलेज उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जब थीसिस रेडी करते हो ना, तो थीसिस में आप हर एक चीज डालते हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहां पर आपका दिखता है, तभी पता चलता है कि यस आपको हर एक पार्ट की जानकारी है, तो ऑल डिटेल में यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन आर्टिकल में क्या होता है, मोर कॉन्साइंस होता है, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल मैं कहूं कि ठीक है, कि यहाँ पर जो आर्टिकल होता है ना वो बहुत बहुत कंसाइंस होता है एंड ऑब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ जो जरूरत की चीजें होती है, मतलब छोटा होता है, कंसाइन मीन छोटा होता है, जहां पर सिर्फ जो जरूरत की चीजें होती है ना, जो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, आप सिर्फ वही यहाँ पर मेंशन करते हो, ज्यादा पूरी डिटेल में आप यहाँ पर नहीं लिखते हो। उसके बाद जो लेंथ की बात करें, अगर लेंथ की बात करें तो जो थेसिस होती है उसमें लॉन्गर ऑफ द पेज काउंट कैन बी अप टू 50 पेजेस। यहाँ पर आपके 50 जो है पेजेस हो सकते हैं थेसिस में, क्योंकि आप ऑल इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे रहे हैं, हर एक पार्ट को यहाँ पे मेंशन करना होता है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में। सो यहाँ पर आपके 50 पेजेस हो सकते हैं और जो है 20,000 यहाँ पे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल में आपके बिटवीन तीन तक पेजेस होते हैं और इसमें आप 6,000 वर्ड्स जो है 6,000 वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं। एंड बेटर टू अवॉइड कॉपिंग, यहाँ पर आपने आर्टिकल में ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी की कॉपी ना करिए। देखिए जब थीसिस रेडी करते हो तो आप थीसिस में हर एक जगह से चीजें उठाते हो, वहां पर रेफरेंस भी देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आर्टिकल में ऐसा होता है क्योंकि आर्टिकल में ऑलरेडी किसी ने रिसर्च कर रखी है, ठीक है। आपको तो उससे आगे का काम करना है ना, आपको वही काम थोड़ी ना करना है। आप अगर उसका कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे तो आपने क्या किया, आर्टिकल आपने क्या दिया, आर्टिकल में कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज हो रखी है आप उस पर कुछ न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यहाँ पे कुछ न्यू चीज एड ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे कॉपिंग को, रीराइटिंग को अवॉइड करेंगे एंड पैराफ्रेजिंग को जो यहाँ पर अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, मैटर मटेरियल एंड मेथड्स। जो थीसिस होती है उसका मटेरियल और मेथड अलग होता है। कैसा होता है, जो थीसिस होती है ना वो काफी इंटेंसिव प्रेजेंटेशन होती है, बिल्कुल ये जो इस तरीके से मैं कहूँ कि थीसिस जो होती है, क्योंकि वो आप डिटेल में लिखते हो तो बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल गहराई से पता होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए यहाँ पर, तो बिल्कुल इंटेंसिव होता है, मतलब गहरा होता है। लेकिन जो आर्टिकल होता है दैट इज कंट्रोल प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल कंट्रोल होता है क्योंकि ऑलरेडी नॉलेज आपके पास होती है, सिर्फ आप क्या करते हो कुछ चीज ऐड ऑन कर रहे हो, तो बिल्कुल थोड़े शब्दों में हमने मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बतानी होती है। डिस्कशन, यहाँ पर जो थेसिस होती है उसकी डिस्कशन में डिटेल जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट होता है, मतलब यहाँ पर जो चीज आपने थेसिस में लिखी है उसको आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। लेकिन आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल आपका बिल्कुल नीट एंड क्लियर होता है, क्योंकि कम शब्दों में होता है और थोड़े शब्दों में आपने अपनी पूरी बात कहनी होती है, तो बिल्कुल क्लियर होगा, कंसाइन होगा, बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट तो बिल्कुल छोटा होगा और बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पर थेसिस का जो रेफरेंस होता है, थेसिस में जब हम रेफरेंस देते हैं, किसी व्यक्ति का हमने कुछ उठाया या कुछ भी उठाया, तो जब हम उसका रेफरेंस देते हैं दैट इज
एक्सहॉस्टिव लिस्ट, यहाँ पे बिल्कुल एक्सहॉस्टिव होता है, बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से आप उसका रेफरेंस यहाँ पर जो है देते हैं, पूरा मतलब शुरू से लेके एंड तक का आप बताते हैं आपने कहाँ से उठाया, क्या उठाया, किस व्यक्ति का उठाया, कब का पब्लिकेशन था, सारा कुछ A to Z बिल्कुल एक्सेप्टिव, मतलब पूरा संपूर्ण तरीके से आप यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हो। लेकिन सिलेक्टिव जो है, सिलेक्टिव जो लिस्ट होती है उसमें क्या होता है, सिलेक्टिव लिस्ट में क्या होता है, आप कुछ गिनी चुनी चीजें जो होती है ना उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो, बाकी चीजों को यहाँ पर नहीं बताते हो। एक्सपर्टाइजेस क्या होता है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सपर्टाइजेस। एक्सपर्टाइजेस क्या होता है, एक्सपर्टाइजिंग होता है आपका कि मान लीजिए आपने कोई थीसिस रेडी की, कोई रिसर्च रिपोर्ट रेडी की, जब आप पूरी रिसर्च रिपोर्ट करते हैं कोई पार्ट ऐसा होता है जब आप भूल जाते हैं, आप मेंशन करना या लिखना, आप किस उस चीज के बारे में जो है आप जो है भूल जाएंगे, आप उसको मेंशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपर्टाइजेंस जो होता है ना उसमें आप उसको ऐड ऑन कर देते हो। यहां पर आपको कोई चीज अगर छूट जाती है थीसिस में तो आपको उसको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, मतलब जरूरी होता है कि आपको जो चीज छूट गई है या जो चीज के बारे में आप वहां मेंशन नहीं कर पाए अपने थीसिस में, आपको उसको वहां पर डालना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल में इंक्लूजन ऑप्शन होता है, आर्टिकल में आपने डालना है नहीं डालना है वो आपकी मर्जी होती है, आपको अगर नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है आप मत डालिए, अगर लगता है तो आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। लेकिन थेसिस में आपको कोई चीज अगर छूट भी गई है तो आपको उसको भी वहां पे मेंशन होना, उसको जो है अपेंडिक्स में जो है डाला जाता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे हमारा जो टॉपिक आ जाता है डेजर्टेशन, डेजर्टेशन एंड थेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाता है, डेजर्टेशन एंड थेसिस। अच्छा, डेजर्टेशन और थेसिस क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल सा है। डेजर्टेशन क्या होता है, डेजर्टेशन होता है जब आप कॉलेज लेवल में होंगे, है ना, तो कॉलेज लेवल में आपने जहां से भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा, पढ़ाई की होगी, तो आपको जाहिर सी बात है कि जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको बोला होगा कि आप डेजर्टेशन बनाइए। एक टाइप ऑफ थीसिस ही होता है वो भी, बट एक थीसिस का मेरे छोटा भाई कह लीजिए, है ना, थीसिस का छोटा भाई कह लीजिए, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर बोला जाता है कि आप इसको रेडी कीजिए या किसी टॉपिक के प्रति रिसर्च कीजिए, अनुसंधान कीजिए। तो वहां पर आप जब अनुसंधान करते हैं उसको डेजर्टेशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डेजर्टेशन, डेजर्टेशन जो है कैलमेनिरेट्स इन अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करते हो, जैसे एमएस कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, ठीक है, एमए कर रहे हो, तो जब आप ये सब चीजें करते हो, दिस इज लीड्स टू डेकोटरेट डिग्री, डिग्री लेने के लिए जब आप ये सब करते हो तो यहाँ पर उसे डेसिटेशन कहा जाता है। तब आप जो है सिर्फ डिग्री चाहते हो, डिग्री के लिए आपको बोला जाता है कि भैया आप इस तरीके की रिसर्च कीजिए, तो आप रिसर्च भी करते हो क्योंकि आपको नंबर चाहिए होते हैं, आपको डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। यूरोप और इंडिया में, यूरोप और इंडिया की बात करें कि यूरोप और इंडिया में जो है डेजिग्नेशन का जो काम होता है, वर्क होता है, वो दिया होता है। आप ऑफकोर्स ये बात है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटीज का काम किया होगा, तो आपको भी अलग अलग जगह पे जाना पड़ा होगा और आपने भी वहां पर जाकर रिसर्च रिपोर्ट की होगी और किसी टॉपिक के प्रति आपने अच्छी तरीके से जो है वो किया होगा, वो उसको डेजिग्नेशन कहा जाता है, ठीक है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में होते हैं तब आप जब करते हो तब आप उसको डेजिग्नेशन कहा जाता है। लेकिन जब आप पीएचडी के लेवल पर करते हो, जब आप पीएचडी करके थेसिस बनाते हो, वो जो लेवल आपका होता है ना, वो आपका थेसिस कहलाएगा, क्योंकि आप वहां पर बिल्कुल गहन तरीके से उस चीज का अध्ययन कर रहे हो। वहां पे आपको डिग्री नहीं, वहां पे आप एक रिसर्च कर रहे हो, वहां पर आप एक पुनर्खोज कर रहे हो, आप एक न्यू चीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आप एक, मैंने कहा था ना कि रिसर्च क्या है, एसोसिएशन विद डेवलपमेंट, ठीक है, विकास से बिल्कुल सीधा जुड़ाव है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो थेसिस होती है, थेसिस एक पर्टिकुलर हम जब पीएचडी करते हैं और एक टॉपिक के प्रति अभी 3 साल तक या 5 साल तक स्टडी करनी होती है, उसकी एक एक A to Z नॉलेज गेन करके हम एक न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन जब आप करते हैं तो वहां पर थेसिस कहलाता है वो,
ठीक है। लेकिन डेजेंटेशन क्या होता है, डेजेंटेशन हमें सिर्फ डिग्री पाने के लिए किया जाता है और वो आप सिर्फ कॉलेज लेवल पर करते हो, और जब मास्टर करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तब आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी का भी बता रखा है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डेजेंटेशन लीड टू अ पीएचडी डिग्री। यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब इंडिया के और यूरोप के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो पीएचडी जब डिग्री लेता है पर्सन, तो तभी उसको वो जब पीएचडी डिग्री लेता है, मतलब जब इतनी हायर डिग्री लेता है, तब वो डेजेंटेशन करता है, लेकिन जब लीड्स हुआ मास्टर डिग्री, जब वो मास्टर डिग्री करता है, तब वो थीसिस बनाता है। तो बिल्कुल मतलब हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि जब कॉलेज लेवल में होगा तो वो क्या बनाएगा, तब वो जो है थेसिस बनाएगा, और जब वो पीएचडी करेगा तब वो डेजेंटेशन बनाएगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। वैसे तो क्या करना, लेकिन फिर भी हमें मतलब इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए अमेरिका के बारे में, सो भी यहाँ पर इंक्लूड किया है मैंने, अमेरिका यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। बट इंडिया की और यूरोप की बात ही हम करेंगे कि इंडिया और यूरोप में क्या होता है कि जब हम कॉलेज लेवल में होते हैं, तब हम जब बनाते हैं उसको डेजेंटेशन कहा जाता है, लेकिन जब हम पीएचडी करते हैं और अच्छी तरीके से अनुसंधान किसी टॉपिक के प्रति कर रहे हैं, तब हम उसे थेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इन अ डेजेंटेशन में क्या होता है, इट इज अ adequate if one has to descend acknowledgement of a new discovery। डेजिग्नेशन में हम बिल्कुल यहाँ पर नॉलेज जो भी हमारा ज्ञान होता है उसमें न्यू डिस्कवरी इन ऑर्डर टू अराइव द कंक्लूजन इफेक्टिवली। यहाँ पर हम हर एक चीज का जो है निष्कर्ष भी देते हैं अच्छी तरीके से, अपने तरीके से जो भी हमें लगता है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। देखिए डेजिग्नेशन में ऐसा भी हो सकता है, डेजिग्नेशन में जाहिर सी बात है हम लोग बहुत, मैं कहूँ आप और हम, अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा मास्टर में हम लोगों को जब भी किसी तरीके की रिपोर्ट रेडी करनी होती है या कुछ भी रिपोर्ट बनानी होती है, तो ज़्यादातर 40%, ज़्यादातर मैं कहूँ 80% लोग, 90% लोग क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बना दिया कहीं से खोज के, नेट से खोज के, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तो आप सभी के सभी उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब वहां पर आप एक न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, एक न्यू तरीके से कोई चीज को नहीं करते हो। लेकिन थेसिस में ऐसा नहीं होता है, थेसिस में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेगरिज्म हो जाएगा, मतलब साहित्य की चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो थेसिस में आप बिल्कुल भी ये चीज नहीं कर सकते हो, लेकिन डेजेंटेशन में आप कर सकते हो कॉपी पेस्ट, क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, वापस सिर्फ आपके मार्क्स मैटर करते हैं, आपको डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। तो आप वहां पर इतना ज्यादा सोच विचार नहीं करते हो कि यार कौन मुझे बोलेगा, या अगर आपने अभी तक किया भी होगा, किसी से कॉपी पेस्ट किया होगा, तो कौन आपके ऊपर यहाँ पर क्लेम कर रहा है, या कौन आपके ऊपर यहाँ पर जो है कौन आपको डांट रहा है, या कौन आपको बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेकिन थेसिस में क्या होता है, थेसिस जब आप बनाते हो, आप पीएचडी कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, थेसिस रेडी कर रहे हो, वो थेसिस अगर आपका कोई एक चीज भी कॉपी, एक लाइन भी कॉपी आप कर लोगे ना, तो वहां पे आपको क्लेम करना पड़ेगा, पूरा आपके जो रिसर्च है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे प्लेगरिज्म का आरोप आपके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने हिंदी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, तो हिंदी के स्टूडेंट्स को जब मैंने पढ़ाया तो उसमें भी हमारा एक टॉपिक आता है कि कई सारे जैसे आलोचक होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। वो क्यों ब्लेम करते हैं, इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि किसी ने रिसर्च ऑलरेडी कर रखी है, और दूसरा व्यक्ति उसकी रिसर्च को उठाकर अपनी रिसर्च में डाल रहा है, तो वहां पर वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं, क्लेम कर देते हैं कि भाई इसने मेरी चीज उठाई है तो इसकी चीज को नया माना जाए, नकारा जाए। तो फिर वो आगे आगे जाता है, उसको अप्रूवल मिलती है कि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बहुत सिस्टम इसका होता है। आगे अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आप घुसते हैं टॉपिक के अंदर। यस, तो डेजिग्नेशन में क्या होता है कि जो भी नॉलेज आपने इकट्ठी कर रखी है, न्यू डिस्कवरी जो आपने कर रखी है, या बहुत कम लोग, 10% लोग ही होते हैं जो कोई न्यू चीज अच्छी, मतलब कोई टॉपिक दे रखा है और उसमें अच्छी तरीके से डेजिग्नेशन रेडी करते हैं, ठीक है, मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते हैं, तो बहुत कम बच्चे होते हैं। बट मैंने कहा ना 80 to 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। सो इन दिस थेसिस, बट थेसिस में क्या होता है, थीसिस में वन हैज टू सुटेबल टू हाइपोथेसिस। यहाँ पर क्या होता है, थेसिस में हम एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना जो है बनाते हैं विद ओरिजिनल रिसर्च रिपोर्ट, और बिल्कुल ओरिजिनल रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते हैं। ऐसा नहीं है किसी का कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, उसमें आप कर सकते हो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, आप चाहे कोई डिस्कवरी ना भी करें, लेकिन थेसिस में आपको एक न्यू चीज डेवलप करनी होती है, उसके लिए आप एक परिकल्पना बनाकर उसके एक अच्छी तरीके से वर्क करते हो, बिल्कुल सीरियस होकर एक्टिव तरीके से होता है। डेजिटेशन एक एक्टिव तरीके से तो नहीं, बट हाँ कोई कोई कर भी देता है, ठीक है। तो बोल नहीं सकते कि एक्टिव और पैसिव होगा यहाँ पर। और क्या चीजें होती है यहाँ पर,
The hypothesis or the synopsis should contain the gist of a new finding. यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, परिकल्पना बनाई जाती है, सोनोप्सिस बनाए जाते हैं, एंड शुड कंटेन टू गिस्ट ऑफ द न्यू फाइंडिंग, एक नई चीज को फाइंड आउट किया जाता है थेसिस में, किसमें, थेसिस में, एंड ऑन वन हैड टू मेक अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, इसी प्रकार से जो है अनुसंधान किया जाता है उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के प्रति, जो भी आपका एक मेन सब्जेक्ट है या सब सब्जेक्ट्स है उनके प्रति आप रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हो और फिर उसको फाइंड आउट करते हो, एक न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाता है. बट राइटर थेसिस जो होता है, रिटर्न थेसिस जो होता है, शुड कंटेन्स ऑल डिटेल, जो रिटर्न थेसिस होता है वो बिल्कुल डिटेल में होता है, एंड ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से वर्क होता है. मैंने कहा ना, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर एक परिकल्पना बनाकर आप उसको फाइंड आउट करते हो, एक अपनी खुद की न्यू चीज यहाँ पर इन्वेंट करते हो, डिस्कवर करते हो, एंड दैट वन हैज टू मेक ऑन अ सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके प्रति. एंड थेसिस में भी सब्जेक्टिव, यहाँ पे थेसिस जो है सब्जेक्टिव हो सकता है, टू सिक्योरिटी नहीं हो सकती है. देखिए बता रहा है ना यहाँ पर ये कि जो भी आपने सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक चूज किया है आपने थेसिस में, जिसके प्रति आप रिसर्च करने वाले हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं होती है. मतलब जो भी आपने मतलब चीजें उसमें थेसिस में डिटेल में डाली है ना, उसकी जांच पड़ताल हो सकती है, लेकिन डेजर्टेशन में ऐसा नहीं होता है. डिजर्टेशन जो होता है उसमें आपकी किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं होती. आपने अगर किसी का कॉपी पेस्ट मारा है तो वो सिर्फ मार्क्स देने से मतलब है, डिग्री लेने से मतलब है. वहां पर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही है, मतलब वहां पे कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है आपकी कि आपने कहां से चुराया, कहां से उठाया, ठीक है, कहां से लिया, कुछ नहीं किया जा रहा. लेकिन थेसिस में ऐसा होता है, इसलिए थेसिस बड़ा ध्यानपूर्वक बनाना पड़ता है. कोई चीज आप डाल रहे हैं बड़ा सोच समझ के डालनी पड़ती है, ठीक है, तभी तो लिटरेचर रिव्यू भी पढ़ने पड़ते हैं. अगर लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसने क्या चीज फाइंड आउट की है, ठीक है. तो हर एक डिटेल आपको होनी चाहिए. तो द थेसिस में बी टू सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी, या फिर जांच पड़ताल भी हो सकती है जो आपने लिखा है, फॉर एनी प्लेगरिज्म. और अगर आपकी कोई चीज कॉपी हो जाती है तो वहां पर एक तरीके से साहित्य की चोरी मान ली जाएगी. टू बी डिटरमिन द ओरिजिनल ऑफ द एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स जो आपके यहाँ पर आपने किए हैं ना वो खारिज हो जाएंगे, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, साहित्य की चोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे जांच पड़ताल होती है, इसलिए इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से कलेक्ट करना चाहिए. अनदर फाइनाइट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन अ थीसिस एनालिसिस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज एडेड. व्हेनेवर द यहाँ पर क्या होता है, एक जो है डिफरेंस बताया गया है, फाइनाइट डिफरेंस बताया गया है इन दोनों के बीच में. जो थेसिस होता है ना, एनालिसिस करते हैं एनी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, मतलब जो भी लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू हम पढ़ रहे हैं, उसको पूरी तरीके से छोटा छोटा करके हम उसके अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं और फिर उसको ऐड ऑन करते हैं, तब हम उसको ऐड ऑन करते हैं. एंड वेन एवर द डेजेंटेशन होता है बाय द इटसेल्फ इन एनालिसिस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लिटरेचर. लेकिन जो डेजेंटेशन होता है ना, वो क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर होती है, मतलब जो ऑलरेडी लिखी हुई चीजें है ना, आप सिर्फ उसको उठाकर वहां पर डाल देते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आप, और जहां जहां से आपको मटेरियल मिलता है आप उसको उसमें डाल देते हो डेजर्टेशन में, क्योंकि आपको रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है, और कोई देखने वाला भी नहीं होता. आपको इंफॉर्मेशन आप नेट से उठाओ, बुक से उठाओ, किसी लिटरेचर से उठाओ, मैगजीन से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, आप उठा सकते हो, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको सिर्फ आपको डिग्री चाहिए होती है. लेकिन जो थेसिस होती है, थेसिस में आप किसी चीज को पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो, और फिर जाके कुछ ना कुछ एड ऑन जो भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसको एड ऑन करते हो. तो यही डिफरेंस जो है आपका थेसिस और डेजेंटेशन में जो है होता है. और देखते हैं आगे हम. अब यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंसेस हैं, इनको जरा समझ लेंगे. यहाँ पर थेसिस को देखो ब्लू वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, और जो डेजेंटेशन है उसको ब्लैक में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है. देखिए क्या होता है, डेजेंटेशन में क्या होता है, डेजेंटेशन में रिसर्चर्स हैज टू यूटिलाइज द ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ डेजेंटेशन. यहाँ पर जो रिसर्चर्स होता है, जो रिसर्च करने वाला होता है, जब वो डेजेंटेशन बनाता है तो जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, उसको ऑर्डर टू प्रिपेयर, उसको उसी को वो प्रिपेयर करता है. यहाँ पे न्यू चीज कंट्रीब्यूशन करने का सोचता नहीं है, मतलब यहाँ उसी को प्रिपेयर किया जाता है डेजेंटेशन में. बट अ थीसिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड ऑल बाय द इटसेल्फ. यहाँ पर जो थेसिस होती है ना, वो खुद से कंडक्ट करता है. यहाँ पे वो थेसिस खुद से बनाता है, खुद अपना दिमाग लगाता है, खुद वहां पर क्या चीज न्यू क्रिएट कर सकता है, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, एक हाइपोथेसिस से एक न्यू चीज जनरेट करेगा. तो यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पर ये करता है थेसिस में, क्योंकि मैंने कहा आपको डेजेंटेशन आप कॉलेज लेवल में करते हो, जब आप एमए कर रहे हो, आप जो है एमफिल कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ठीक है, तब आप जब आपको प्रोफेसर बोलते हैं कि भैया आप जो है
थेसिस जो है डेजेंटेशन बनाइए, मतलब एक रिपोर्ट रेडी कीजिए, रिसर्च कीजिए किसी चीज के प्रति, तब आप जो डाटा कलेक्ट करते हो तो वो आप कहीं नेट से उठाओगे, कहीं बुक से उठाओगे, कहीं कहीं से उठाओगे, इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करके बनाते हो, ठीक है। वहां पर आपको प्लेगरिज्म का खतरा नहीं होता किसी प्रकार का। लेकिन जो थेसिस होती है, थेसिस में आप सभी चीजों को, जो भी आपकी लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़े, उसको आप एनालिसिस करते हो और फिर सोच समझ के अपनी अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ना उसमें डालते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको डर भी होता है कि कहीं प्लेगरिज्म का ब्लेम ना लग जाए, है ना, और बहुत चीजों का ध्यान आपको वहां पर रखना पड़ता है। इसमें क्या होता है, थेसिस में थेसिस क्या होती है, जो है लेंथियर होता है, थेसिस जो होता है काफी बड़ा होता है, दस इट टेक्स मोर टाइम टू बी अ कंप्लीटेड, इसको टाइम लग जाता है कंप्लीट करने में, थेसिस को टाइम लगता है कंप्लीट करने में, ठीक है। ठीक है। और एक चीज और इसमें चीज होती है, जो डेजेंटेशन होता है ना, डेजेंटेशन आप जो है अपने उस दौरान तो करते ही हैं, बट जो थेसिस होती है वो आपका कंटिन्यू प्रोसेस भी होता है, कभी आप रिसर्च कर भी रहे होते हो, उस चीज के प्रति रिसर्च चल भी रही होती है, तो थेसिस में आपकी वो होते हैं, तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है जो कि जिसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है, बट जो डेजेंटेशन होता है ना वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, एंड देयरफॉर इट डज नॉट कंज्यूम टू मच टाइम टू बी कंप्लीट, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता आपको, क्योंकि आपको डाटा कलेक्ट करना होता है और आपको इन्फॉर्मेशन को उसमें डालना होता है, एक रिपोर्ट बनानी होती है सिंपली। और इन थीसिस में क्या होता है, तीसरा पॉइंट है, थीसिस में द रिसर्चर्स हैव टू इंक्लूड अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क। थीसिस में क्या होता है, जो भी हाइपोथेसिस आपने क्रिएट की है, जो भी आपने परिकल्पना बनाई होती है, वो आपकी रिसर्च से रिगार्डिंग होती है, रिसर्च से जो है वो होती है, आप उसके प्रति काम करते हो यहाँ पर। जो भी आपने परिकल्पना बनाई, मैंने परिकल्पना भी आपको बताई थी ना, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, तो उस तरीके से आप जब बनाते हो तो आप वहां पर अलग अलग तरीके से अपने जो भी टॉपिक है उसको अलग अलग वे से देखते हो, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो, क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, और जो तीन मैंने आपको बताए थे, तीन टाइप्स भी बताए थे, उस तरीके से आप उसको प्रयास करते हो, चाहे आप खोज करके करें, चाहे आप जो है जो एक्सप्लेन करके करें, उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, थेसिस में, थेसिस इज अ डेजर्ट थेसिस इन कंट्रास्ट टू थेसिस, थेसिस के यहाँ पर कंट्रास्ट में, द डेजेंटेशन रिसर्चर शुड हैव टू डिसाइड नॉलेज ऑफ न्यू डिस्कवरी इन ऑर्डर टू एनफेयर कंक्लूजन इफेक्टिवली। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वहां पर थेसिस में आप बिल्कुल एक परिकल्पना बनाते हैं, परिकल्पना के ऊपर बेस्ड होता है और आप एक न्यू चीज कंट्रीब्यूट करते हो, लेकिन डेजेंटेशन में आप न्यू चीज कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपनी रिसर्च रिपोर्ट में डालते हो, सिंपल सी चीज इतनी सी होती है। अगला पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है, इन थेसिस द रिसर्चर्स हैज टू फोकस ऑन अ प्राइमरी आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू बैकग्राउंड प्रूव योर स्टैंड पॉइंट टू बी अ रीडर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो थेसिस जब हम बनाते हैं तो रिसर्चर्स फोकस करता है अपना प्राइमरी चीजों में, मतलब यहाँ पर थेसिस के टाइम पर आप सर्वे भी करोगे, आप अलग अलग जगह भी जाओगे, ठीक है, आप सेकेंडरी तरीके से भी रिपोर्ट को इकट्ठा करोगे, लेकिन आप उसका पूरा एनालिसिस करते हो, आप यहाँ पर अपना पॉइंट रखते हो, आप यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हो, जो बैकग्राउंड में चीजें आपको मिली है वो चीजें कितनी हद तक सही है कितनी गलत है, उस चीज को रीड आउट यहाँ पर करते हो। बट इन कंट्रास्ट ऑफ थेसिस, जहां पर बिल्कुल ऑपोजिट जो डेजेंटेशन होता है, दैट इज फोकस ऑन बैकग्राउंड वर्क। यहाँ पर जो डेजेंटेशन होता है उसमें आप बैकग्राउंड वर्क में फोकस करते हो, क्यों बैकग्राउंड वर्क में फोकस करते हो, क्योंकि कोई टॉपिक आपको दे दिया तो आप उसके प्रति नेट पे देखेंगे, आप उसके प्रति लिटरेचर पढ़ेंगे, या उसके प्रति कोई चीजें देखेंगे, मतलब पुरानी चीजों को आप देखकर अपने डाटा में डालते हो, तो आप बैकग्राउंड को देखकर चलते हो। लेकिन थेसिस में आप बैकग्राउंड को देखते तो हो, लेकिन बैकग्राउंड को देखते हुए आप एक अपना भी एक स्टैंड पॉइंट यहाँ पर रखते हो, एक अपनी भी बात रखते हो, एक अपनी भी हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट करते हो और फिर उसके ऊपर वर्क करते हो। ये चीज है, ये डिफरेंस होता है। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या हो जाता है कि द मास्टर डेजेंटेशन, यहाँ पे जो मास्टर डेजेंटेशन मतलब मास्टर के दौरान जो आप डेजेंटेशन करते हो, कॉलेज लेवल पर करते हो, द रिसर्चर हैज टू यूटिलाइज द रिसर्च वर्क इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पॉइंट। यहाँ पर रिसर्चर जो अनुसंधान करने वाला होता है वो यहाँ पर प्रूव करता है अपने पॉइंट को, ठीक है, मतलब जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है आप उसको फिर डिफाइन करते हो यहाँ पर। बट इन केस ऑफ पीएचडी थेसिस, जो पीएचडी थेसिस आप बनाते हो, जो थेसिस का टाइम होता है पीएचडी लेवल होता है, वहां पर रिसर्चर हैज टू एड नॉवल फाइंडेड टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो एग्जिस्ट करती है लिटरेचर, जिसके बारे में ऑलरेडी ज्ञान है, जिसके बारे में श्रोताओं को ऑलरेडी पता है, रिसर्चर्स को ऑलरेडी पता है, उसमें आप एक न्यू नॉवल फाइंड आउट करते हो, मतलब एक न्यू चीज फाइंड आउट यहां पर करते हो और एड ऑन करते हो, वही आपकी रिसर्च कहलाता है, वही आपकी न्यू थीसिस कहलाता है। समझ आ गया। अब यहां पर 6 पॉइंट में क्या होता है, thesis is written as a
एकेडमिक रिसर्च पेपर, थेसिस क्यों, थेसिस जो होता है ना वो एक एकेडमिक रिसर्च पेपर होता है, मतलब क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिक चलने वाली चीज है, बिल्कुल लंबे टाइम तक, लंबे समय तक चलती है। एकेडमिक सेशन पूरा होता है, 3 साल की पीएचडी कर रहे हो, 5 साल की पीएचडी कर रहे हो, तो बिल्कुल एक रिटर्न पीरियड आपका चलता चला जाता है। वेर इज जो डेजर्टेशन होती है दैट मोर लाइक टू एकेडमिक बुक, यहाँ पर जो डेजर्टेशन होती है वो बिल्कुल बुक तक होती है, मतलब जब तक आपका सेशन कंप्लीट होता है, आप वहां पर आपको कुछ टाइम के लिए दिया, आपने बुक से लिया या कहीं से भी लिया, आप वहां पर उस टाइम के लिए अपनी थीसिस या डिसर्टेशन रिपोर्ट बनाकर दे देते हो, आपके मार्क्स लग जाते हैं, आपकी बात खत्म हो जाती है वहीं पर। ठीक है, एक लंबा टेन्योर नहीं होता इसका। 7th पॉइंट क्या है, द डाटा कलेक्शन इज द डेजर्टेशन इज बेस्ड अपॉन द हाइपोथेटिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्टेक्ट। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो किसमें, डेजर्टेशन में, इज अपॉन द हाइपोटेक्निकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट, कंटेंट का एनालिसिस करते हो वेन एवर थीसिस इज कंपेयर्ड ऑफ अ थ्योरी एंड आर्ग्यूटेशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च। लेकिन थीसिस में आप क्या करते हो, आप थ्योरी जनरेट करते हो, एक न्यू चीज, एक न्यू जनरलाइजेशन, थ्योरी मीन्स जनरलाइजेशन, एक न्यू जनरलाइजेशन करते हो, एक न्यू थ्योरी क्रिएट करते हो, आर्गुमेंटेशन करते हो, मतलब कोई भी चीज है जिसके प्रति आपको लगता है कि हाँ इसकी आर्गुमेंटेशन करनी है, उसकी करते हो, और पूरी जांच पड़ताल करके अच्छी तरीके से आप किसी चीज को यहाँ पर लेकर आते हो थीसिस में। बट डेजर्टेशन में ऐसा नहीं होता। डेजर्टेशन में आपने जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट की है, या हाइपोथेसिस क्या, मतलब कोई भी जो भी चीज एनालिसिस की है उसमें से आप तोड़ तोड़ के जो चीज रखना चाहते हो, इंक्लूडेड चीजें आप यहाँ पर डाल देते हो। अब स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्टेशन, स्ट्रक्चर जो है डेजर्टेशन का, दैट थीसिस रिटन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्टेशन इज थीसिस रिटर्निंग राइटिंग इज नॉर्मली डिस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैंडबुक। यहाँ पर जो आप कॉलेज लेवल में जो चीज बनाते हो वो आपकी कैसी होती है, जो आप कॉलेज लेवल पर प्रेजेंटेशन बनाते हो वो आपके हैंड रिटन होनी चाहिए, मतलब हाथों से बनी हुई होती है। जाहिर सी बात है, आपको रिपोर्ट असाइनमेंट वगैरह देते होंगे तो वो आपके हाथों से बनी हुई रिपोर्ट होती थी, उसको आप बनाते थे, अपने हाथों से कलेक्ट करते थे डाटा, आप नेट से कहीं से भी जहां से भी कलेक्ट कर सकते वहां से कलेक्ट करते थे। बट यहाँ पर थेसिस में क्या होता है, जब आप पीएचडी करते हो, थेसिस करते हो, तब आप वहां पर यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हो, पीएचडी लेवल पर होते हो, आप वहां पर जो डाटा कलेक्ट करते हो वो इन्फॉर्मेशन आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होती है, सो आप उसको एक अच्छी तरीके से टाइपिंग करके या इस तरीके से आप जो है थेसिस रेडी कर सकते हो। वैसे तो इसमें चॉइस ही होती है, बट फिर भी हमें लॉन्ग लास्टिंग चाहने के लिए उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सिक्योर करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आगे पास ऑन भी होती है ना, इसलिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मेन टर्म्स होती है यूज इन कंटेस्ट ऑफ फुट नोट्स एंड रेफरेंस राइटिंग। अब यहाँ पे हम लोग ने पूरा बात किया, क्या बात की हमने यहाँ पे हमने बात की रेफरेंस फॉर्मेट क्या होगा, है ना, क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है किसी व्यक्ति का। अब उस व्यक्ति का रेफरेंस तो दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो पूरी थेसिस बनाते हैं हम, ठीक है, इस प्रकार की, इस तरीके से जो हम भी थेसिस बनाते हैं, उस थेसिस का जो यहाँ फुटनोट होता है, मतलब ये पूरे में आप तो जो भी आपको भरना है आप भर सकते हो, लेकिन जो उसका नीचे वाली जो चीज होती है, नीचे जो स्पेस होता है, वहां पर आप फुटनोट रेफरेंस राइटिंग डालते हैं। फुटनोट रेफरेंस राइटिंग क्या होती है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो ABID, जैसे ABID क्या है, ये एक टाइप ऑफ एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन होती है ना, पढ़ी होगी आपने इंग्लिश में, जब इंग्लिश में हम लोग करते थे तो वहां पर आपने एब्रीवेशन पढ़ी होगी, किसी भी वर्ड्स को हम शॉर्ट करके लिखते हैं, है ना, तो उसको एब्रीवेशन करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या, ABID जो है दैट इज एब्रीवेशन फॉर अ लैटिन, लैटिन जो है एबिडम, एबिडम की जो है एबिडम को लेकर यहाँ पे एबिड लिखा गया है, दैट इज मीनिंग द सेम, इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, एंड इट रेफर्स टू द सेम ऑथर। यहाँ पर जब हम किसी सेम ऑथर को रेफर कर रहे होते हैं, रेफरेंस दे रहे होते हैं किसी ऑथर का, सेम ऑथर का बार बार नाम आए, बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, सोर्स एग्जांपल्स बुक या जर्नल्स में, इन आर इमीडिएटली प्रोसेसिंग रेफरेंस, तो हम उसका रेफरेंसिंग देने के लिए क्या लिख देते हैं वहां पे, IBID लिख देते हैं। ठीक है, IBID दे देते हैं, जब एक ही ऑथर का नाम बार बार रिपीटेशन में आ रहा होता है तब हम उसकी जगह ABID लिख देते हैं, ऑथर का नाम जो है लिख देते हैं, तो उसको एबिडम कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर रेफरेंस में, तो ये आपका नाम है, ठीक है, तो इसके ये जो नाम है या किसी ऑथर का नाम है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ABID लिख दे रहे हैं, ABID लिख दे रहे हैं, क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये नाम रिपीटेशन में आ रहा है, बार बार सेम नाम आ रहा है, सेम ऑथर का नाम आ रहा है, तो आप वहां पर ABID लिख देंगे। इस तरीके से वर्ड आप अपनी रिपोर्ट में भी जो है लिखते हैं, एड ऑन करते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो एक नाम जब बार बार आए तो इस तरीके से IBDL लिख सकते हैं।
अब पीछे चलते हैं और पढ़ते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाता है? सेकंड आ जाता है OP.CIT। OP.CIT इज अ एब्रीविएशन फॉर द लैटिन, जिसका मतलब क्या होता है? ओपस साइटम सिटाटम। ठीक है, ओपस सिटाटम जो है इसका मीनिंग होता है डेट वर्क साइटेड। इसका मतलब क्या होता है? वर्क साइटेड। ऊपर रेफरेंस लिखा होता है, यहाँ पर रेफरेंस में IBD लिखा होता है, यहाँ पर आपका वर्क साइटेड में लिखा होता है। इट इज रेफरेंस टू द लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑथर। यहाँ पर सेम ऑथर जो होता है उसमें ये चीज का यूज किया जाता है। वर्क साइटेड कहाँ होता है? MLA में होता है। याद आया कि नहीं आया? APL में IBID लिखा जाता है, लेकिन जो MLA है वहां पर आपको OPCIT लिखा जाएगा जब सेम ऑथर का नाम मेंशन करना होगा। वर्क साइटेड का मतलब ही समझ जाना, वर्क साइटेड मतलब MLA की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आ जाता है आपका LOC.CIT। जब ये वाला वर्ड आपका एब्रीविएशन यूज की जाएगी, लैटिन ओरिजिनल एब्रीविएशन है जिसका मतलब क्या होता है? लोको साइटेटो। ठीक है, लोकोसाइटेटो मीनिंग टू द प्लेस साइटेड, मतलब जहां पर आप प्लेस को मेंशन कर रहे हो, कोई प्लेस है, कोई जगह है, उसको जब आप मेंशन करोगे यहाँ पर, तब आप यहाँ पर लोकोसाइटेड मतलब लोकेशन जो है साइटेड करोगे, लोकेशन को डालोगे, उसके लिए LOC ये एब्रीविएशन का यूज होगा। इट इज अ फुटनोट इन अ एंडनोट टर्म यूज टू रिपीट द टाइटल एंड पेज नंबर ऑफ द गिवन वर्क। यहाँ पर आप इन चीजों का प्रयोग जो है करोगे। ठीक है, नीचे फुटनोट में, फुटनोट मतलब सबसे नीचे। उसके बाद है ET.AL। ET.AL क्या है? रेफरेंस टू द अदर। यहाँ पे हम अदर को रेफरेंस करने के लिए, अदर का जो रेफरेंस हम जब देते हैं तो दूसरों को रेफरेंस करने के लिए हम ET.AL लगा देंगे। मतलब जैसे किसी एक राइटर का नाम है, औरों ने भी खोज की है, औरों का भी नाम है, तो अब आप एक व्यक्ति का आपने नाम लिख लिया, लेकिन बाकी व्यक्ति की और भी यहाँ पर लोग हैं, उनको रेफरेंस करने के लिए आप क्या करोगे? ET.AL लगा दोगे, कि मतलब ये व्यक्ति के साथ और भी व्यक्ति थे जिन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, क्लियर है? मैं अभी अभी आगे आपको दिखा दूंगी। दैट रेफर्स टू अदर्स, जब अदर्स को भी रेफरेंस करना है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया? यहां पर मैंने आपको बताया जब एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, रेफरेंस है, मतलब यहां पर APL है, उसका यूज किया जा रहा है, तब आपने एक व्यक्ति का जब नाम रिपीट होगा तो आपने IBID लगाना है। ठीक है, अपनी रिसर्च रिपोर्ट में। अब यहां पे देखेंगे, यहां पर LOC और CIT है, ये क्यों लिखा जाएगा रेफरेंस में? देखिए ये लाइन बजी हुई है बिल्कुल ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, मतलब जब आप रिपोर्ट थेसिस बनाते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसमें तो आपने जो भी आपका मटेरियल वो लिख दिया। नीचे ये जो फुटनोट होता है, ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये वाली लाइन है। ठीक है, इसके नीचे आप ये सारी चीजें मेंशन करोगे, रेफरेंस मेंशन करोगे। ठीक है, शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज करोगे। अब यहां पर क्या होता है, मैंने उसका आपको बता दिया, और साइटेड उसका बता दिया MLA का, उसमें साइटेड करके लिखोगे तो किस तरीके से लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर LOC मतलब जब लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, लोकेशन आपको डिफाइन करनी होगी। एक बार आपने कर दिया डिफाइन, उसके बाद LOC और CIT लिखोगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये लोकेशन की बात कर रहे हैं। किस लोकेशन की बात? जो आपकी जो भी रिसर्च रिपोर्ट में लोकेशन होगी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, OPCIT होगा तो OPCIT होगा तो इस तरीके से मेंशन होगा। ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक होगा तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक लिखा जाएगा। ये सारा का सारा आपको पता चल गया। ठीक है, वर्क साइटेड के लिए यहां पर देखिए OP CIT लिखा होगा, IBID लिखा होगा, लोकेशन के लिए आपको LOC लिखा होगा, और अगर एक और एक से ज्यादा होगा व्यक्ति तो आपका जो है ET.AL लिखा हुआ आएगा। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर ये दिख रहे हो आपको, नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बर्नेट नाम लिखा हुआ है, उसके बर्नेट के अलावा भी और भी लोग हैं, बर्नेट के अलावा और भी लोग हैं गाइज। तो यहाँ पर उन सबको रेफरेंस देखिए, ये रेफरेंस देखिए, नीचे रेफरेंस किया हुआ है ना, ये नाम है, इसके अलावा ये देखो ये भी नाम है, और भी नाम थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बर्नेट का नाम लिख के लिख दिया यहाँ पे ETAL। ETAL का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि बर्नेट के साथ साथ और भी नेम हैं, मतलब यहाँ पर और भी जो है यहाँ पर रिसर्चर्स हो सकते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से आप ऊपर मेंशन करोगे, और उसके साथ नीचे, और नीचे रेफरेंस में आपने इस तरीके से दे रखा है। समझ में आ गया किस तरीके से हमें किसी व्यक्ति को रेफरेंस करना है, तो ये सारे एब्रीविएशंस भी यूज करनी है हमें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
रेफरेंस के लिए वो जो 4 मैंने बताए वो इंपॉर्टेंट है। जब भी थेसिस बनाएंगे, जब भी इस तरीके का वो शुरू करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको याद भी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शोध गंगा और जो है शोध गंगोत्री। ये क्या होता है? शोध गंगा क्या होता है, शोध गंगोत्री क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं आज की क्लास में हम, बाकी फिर हम कल करेंगे। ठीक है, तो शोध गंगा क्या होता है और शोध गंगोत्री क्या होता है? शोध गंगा इज अ नेम coined to denote the digital repository। शोध गंगा क्या है? एक नेम कॉइन टू डिनोट द डिजिटल रेपोजिटरी ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डेजिग्नेशन सेटअप बाय द इंफॉर्मेशन लेबोरेटरी नेटवर्क सेंटर एंड एट्रोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए क्या है शोध गंगा, क्या है शोध गंगा? एक आपका डिजिटल एक्सपोर्ट ट्रेजरी है। मतलब जहां पर आप क्या करते हो, मतलब किसी चीज को इकट्ठा करके रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डाटा आपने रिसर्च कर रखी है ना। अब यहाँ पर आप कोई भी चीज है डिजिटली रिपोजिटरी है, या जो भी आप बनाते हो, मतलब मान लीजिए आपने कोई थीसिस बनाई है, ठीक है, कोई थीसिस बनाया है या कोई डेजेंटेशन बनाया है, आप यहाँ पर क्या करते हो, उस थीसिस उस डेजेंटेशन को यहाँ पर डिजिटलाइजेशन कर देते हो, मतलब उसको नेट पे डाल देते हो। ये सिस्टम वैसे अभी शुरू हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था ऐसा। पहले आप थीसिस रिपोर्ट ही रेडी करते थे, सिर्फ वहीं तक होता था, इंटरव्यू होता था और आपका जो भी है इस तरीके से रिटर्न फॉर्म में होता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम कर दिया है कि आप जो है इसको डिजिटल कर दोगे, मतलब यहाँ पर आप इसको नेट में डाल दोगे, डिजिटल कर दोगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, कोई अदर व्यक्ति रिसर्च कर रहा है उसी चीज के प्रति, तो वो जो है यहाँ पर क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन भी देख सकता है, आपकी रिपोर्ट, आपकी रिसर्च जो है वो ऑनलाइन भी देख पाएगा। और ऑनलाइन जब वो देखेगा तो क्या होगा कि उसको इन्फॉर्मेशन पता होगी, मतलब उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा आजकल, मतलब क्योंकि डिजिटल सिस्टम शुरू हो गया है यार। इसीलिए यहाँ पर शोध गंगा ने क्या किया है, शोध गंगा यही है कि यहाँ पर आपने कोई थेसिस, कोई डेजर्टेशन रेडी की है, आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आपको उसको वेबसाइट में डालना है। ठीक है, वेबसाइट में आपको मेंशन करना है, आप उसका सीडी भी बना सकते हैं, आप उसका पीडीएफ बनाएंगे, सीडी बनाएंगे, आप उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बना देते हैं, ताकि अगर कोई कोई यहाँ पर फ्यूचर में यूज करने वाला व्यक्ति है, कोई फ्यूचर में उसको यूज करना चाहता है, तो वो उसका यूज कर सकता है और एक न्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर सकता है। तो इस तरीके का शोध गंगा में होता है। ठीक है, शोध गंगोत्री क्या होता है? शोध गंगोत्री इज अ आउट गोइंग प्रोसेस, आउट गोइंग प्रोसेस नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस, आउट गोइंग प्रोसेस कह दिया मैंने, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है शोध गंगोत्री, जहां पर आप किसी के प्रति शोध अभी कर रहे हैं, आपका जो काम है वो आपका चल रहा है, आप थेसिस बना रहे हैं, आप डेजिटेशन कर रहे हैं, एक सिनॉप्सिस रेडी कर रहे हो, आप किसी फॉर्म में उसको रखते हो, किसी फॉर्म तरीके में आप उसको रखते हो, उसको शोध गंगोत्री कहा जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज को बिल्कुल डिजिटल कर देते हो, इंफॉर्मेशन थेसिस डेजिट जो भी आपने रेडी किया आप उसको डाल देते हो ताकि वो फ्यूचर यूज में आ सके, उसको शोध गंगा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे। नाउ द कैंडिडेट्स विल हैव टू स्टोर द थेसिस, यहाँ पर आप स्टोर करते हो थेसिस को इन अ कंपैक्ट डिस्क में, मतलब यहाँ पर आप सीडी की फॉर्म में, मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन बनाई है उसको आप सीडी में डालेंगे, सीडी में करेंगे, एंड अपलोड ईच द चैप्टर, हर एक चैप्टर को अपलोड करोगे इन अ सेपरेट पीडीएफ, सेपरेट पीडीएफ बना के फाइल यूजिंग द नेमिंग कन्वेंशन एज इसको क्या कहा जाता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द शोध गंगा, इसको शोध गंगा कहा जाता है। जब आप कोई थीसिस, कोई डेजिग्नेशन, कोई रिसर्च आपने की है, उस पूरी रिसर्च को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीडी की फॉर्म में अपलोड कर दे रहे हो, सीडी की फॉर्म में आप यहाँ पर नेट पे डाल दे रहे हो, या सीडी बना ले रहे हो, या चैप्टर को पूरा पीडीएफ की फॉर्म में आप डाल रहे हो। ठीक है, आप इन सब चीजों को इकट्ठा करके आप वहां पर डाल रहे हो, दैट इज शोध गंगा, डिजिटल कर रहे हो, डिजिटल कर रहे हो आप इसको, तो उसको शोध गंगा कहा जाएगा। द सीडी मस्ट बी अथॉरिटिएटेड बाय द सुप्रीवियस एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखो जो भी चीज आपने अपलोड की है उसके लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, अप्रूवल भी चाहिए होता है, मतलब आपने जो सीडी बनाई है या जो रिसर्च बनाई है उसका पहले आप अप्रूवल लेते हो, जब आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपके होते हैं, उसके जब रिगार्डिंग वो देखते हैं कि आपकी थीसिस, आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ढंग की है, बिल्कुल अच्छी है, काम आने वाली चीज है,
तब आपकी रिसर्च के लिए वो अप्रूवल दे देते कि यस आप इसको डिजिटल कर दीजिए, तब आपकी रिपोर्ट जो है वो शोध गंगा पर डिजिटल हो जाती है। ठीक है, और ताकि कोई भी अगर इन फ्यूचर में रिसर्च करना चाहता है तो वो आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको वो डिजिटल भी देख सकता है, और उसके प्रति उसको कहाँ से रिसर्च अब चालू करनी है वो आगे कर सकता है। ठीक है, तो ये शोध गंगा में होता है। आगे यहाँ पर आ जाता है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट आपको पता ही होगा, ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि मैंने आपको रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ाया था, है ना। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था ऑनलाइन जो सिस्टम हमारा चला है किस वेबसाइट के थ्रू होता है, तो ये सारा इनफ्लिबनेट जो है हमारा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इंट्रोड्यूस करता है शोध गंगोत्री को। अब ये जो है ये आपको शोध गंगोत्री को जो है इंट्रोड्यूस करता है, विच हैज बीन, ठीक है, ये किसको जो है वो करता है, इंट्रोड्यूस करता है, शोध गंगोत्री को इंट्रोड्यूस करता है, विच हैज बीन टू बिल्ड टू मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ सिनैप्सिस। यहाँ पर आप साइनोप्सिस बनाते हो डाटाबेस सिस्टम के तरह, एंड ऑन गोइंग आप यहाँ पर कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आप एमफिल कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो इंडियन यूनिवर्सिटी से किसी से भी, ठीक है, या 75 इंस्टीट्यूशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी रिसर्च आप कर रहे हो वो आपकी अभी चल रही है, मतलब खत्म नहीं हुई है। शोध गंगा में आपका काम खत्म हो चुका है, आपने किसी के प्रति रिसर्च कर दी है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है, आपको अप्रूवल मिल गई है, आप उसको डिजिटल कर देंगे, आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको डिजिटल कर देंगे, आप उसको डाल देंगे, तो ये आपका शोध गंगा में होता है। लेकिन शोध गंगोत्री में आप किसी चीज को अभी कर रहे हो, रिसर्च आप अभी कर रहे हो, आप साइनोप्सिस बनाते हो, यहाँ पर और गोइंग प्रोसेस रखते हो, तो ये आपका शोध गंगोत्री में होता है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है डिजिटल करना, ताकि वो आगे भी काम आ सके। ये आज हमारा नहीं हो पाएगा, सो हम इसको रहने देते हैं, और इसको हम कल की क्लास में जो है पढ़ेंगे। आईसीटी वाला जो टॉपिक है आपका, आईसीटी टॉपिक जो है वो आप हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का फॉर्मेट होता है, किस तरीके की रेफरेंस हम देखते हैं, तो स्टाइल ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की जो शैली होती है वो किस तरीके से हमें देनी चाहिए, क्या क्या एब्रीविएशंस का यूज करते हैं, शोध गंगा क्या है, गंगोत्री क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, तो चलो कल की क्लास में हम आईसीटी वाला जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल को। सो बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।